अब से कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया चैनलों पर अंडरवर्ल्ड के कुख्यात डॉन और एंटी इंडिया आतंकी दाऊद इब्राहिम के असैसिनेशन की न्यूज खूब वायरल हो रही थी। हालांकि ये सभी खबरें झूठी साबित हुई। उसके असैसिनेशन की खबर भले ही झूठ हो, लेकिन इस बीच पाकिस्तान से ऐसी बहुत सी न्यूज सामने आई जिन्होंने ये दावा किया कि उनकी मिट्टी पर बहुत से लोगों को संदिग्ध परिस्थितियों में मार गिराया गया। अगर आप इन रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स पर नजर डालें तो आप पाएंगे कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में 15 हाई प्रोफाइल टेररिस्ट को मार गिराया गया है और ये सभी एंटी इंडिया टेररिस्ट इंडिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट की लिस्ट में शामिल थे, जिनको पाकिस्तान में नर्चर किया जा रहा था। इनमें से कोई लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, तो कोई हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर था, कोई खालिस्तानी मूवमेंट को लीड कर रहा था, तो कोई जैश-ए-मोहम्मद के टैग के साथ इंडिया के अगेंस्ट रेडिकलाइजेशन को प्रमोट करता था। ये सब चल ही रहा था कि इस मंथ की शुरुआत में द गार्डियन नामक ब्रिटिश मीडिया चैनल ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें उन्होंने ये क्लेम किया कि इंडियन गवर्नमेंट ने 2020 के बाद से अब तक पाकिस्तान में लगभग 20 एंटी इंडिया टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। इस रिपोर्ट के कथित तौर पर इंडियन और पाकिस्तानी इंटेलिजेंस ऑपरेटिव को कोट करते हुए कहा कि विदेशी मिट्टी पर इंडिया के ये टारगेट अटैक्स इंडियन इंटेलिजेंस की एक वाइडर स्ट्रेटेजी का हिस्सा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटेलिजेंस ऑपरेटिव ने कहा कि पुलवामा अटैक के बाद से इंडिया ने इस डायरेक्शन में एक अप्रोच अपनाया है, जहां वो देश के बाहर रह रहे एंटी इंडिया टेररिस्ट एलिमेंट्स को प्रीएम्प्टिवली टारगेट कर रहा है। इससे पहले ये टेररिस्ट इंडिया में कोई और सीरियस ट्रबल क्रिएट करे या देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बने, उससे पहले ही ये प्रिवेंटिव एक्शन लेना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब क्योंकि ये टेररिस्ट पाकिस्तान में सेफ होम को एंजॉय करते हैं, तो उनको उन्हीं की मिट्टी पर जाकर एलिमिनेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। जहां तक इन टारगेट किलिंग्स के ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन का सवाल है, तो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री ने इन सभी क्लेम्स को पूरी तरह से नकार दिया है। इंडियन ऑफिशियल इन सभी एलिगेशन को फॉल्स और बेसलेस प्रोपेगेंडा बताते हैं, लेकिन अक्सर लोगों के बीच इन डेवलपमेंट्स को हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के स्टेटमेंट से भी एसोसिएट करके देखा जाता है। हाल ही में जब उनसे ये रिपोर्ट के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि यदि एंटी इंडिया टेररिस्ट पाकिस्तान में छुपकर इंडिया में कोई डिस्टर्बेंस करेंगे या फिर यहाँ पर किसी भी तरह की एंटी इंडिया एक्टिविटी को फैलाकर इंडिया को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, तो हम वहीं जाकर उनको जवाब देंगे। हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी अपनी पुरानी स्टेटमेंट को दोहराते हुए एक रैली के दौरान कहा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट के अंडर आतंकवादियों को घर में घुस कर मारा जाता है। कुछ एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये स्टेटमेंट इन टारगेट किलिंग्स को एंडोर्स नहीं करती है। खैर, अब ये रिपोर्ट कितनी सच है और कितनी झूठ, इसका पता लगाना फिलहाल किसी भी आम इंसान की कैपेसिटी के बाहर है। लेकिन इन डेवलपमेंट्स को देखते हुए एक अहम सवाल उठता है कि आखिर इन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट की किलिंग्स के लिए इंटरनेशनल मीडिया इंडिया को ही इतनी बैड लाइट में प्रेजेंट क्यों करती है। पिछले कुछ मंथ्स में यूएस सीनेट के फॉरेन रिलेशन कमेटी ने ट्रांसलेशन किलिंग्स के नाम पर इंडिया को क्रिटिसाइज किया और इंडिया को रूस और ईरान के साथ कैटेगराइज किया। सबसे जरूरी बात यह है कि यहाँ हम किसी भी रूप में टारगेट किलिंग्स या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल किलिंग्स, रूथलेस वायलेंस या ह्यूमन राइट वायलेंस को जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात देश के इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी या लोगों की लाइफ को सिक्योर करने की होती है, तो अक्सर देश अपनी जुरिडिक्शन के बाहर जाकर भी पीस को थ्रेट करने वाले टेररिस्ट को एलिमिनेट करने का एक अनअवॉइडेबल ऑप्शन बन जाता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इन चीजों को लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के रिस्पांस में डबल स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले द गार्डियन की इस रिपोर्ट को एनालाइज करेंगे, साथ ही हम देश विदेश में हो रही इन्हीं टारगेट किलिंग्स के सभी क्रिटिकल पहलुओं को समझने की भी कोशिश करेंगे और जानेंगे आखिर देश इनको क्यों परस्यू करते हैं। और साथ ही आज हम ये भी जानेंगे कि हमारे इंटरनल लॉ और नॉर्म्स के तहत ये टारगेट किलिंग्स आखिर किस हद तक जस्टिफाइड है। तो आइए अब इस डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया एंगेज इन टारगेट किलिंग्स, जिसने इंडिया पर इतने बड़े बड़े एलिगेशन इंपोज किए हैं। द गार्डियन की रिपोर्ट दो पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी के ऑफिशियल्स को कोट करते हुए बताती है कि उन्होंने 2020 के बाद से पाकिस्तान की मिट्टी पर हुई 20 किलिंग्स में इंडिया के इन्वॉल्वमेंट को सस्पेक्ट किया है और इनका नंबर 2023 में बहुत तेजी से बढ़ भी रहा है। लेकिन द गार्डियन इन क्लेम्स को इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं कर पाया है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने इजराइल के मोसाद,
रूस की केजीबी से इंस्पिरेशन ली है, क्योंकि इन दोनों ने ही वर्ल्ड क्लास इंटेलिजेंस एजेंसी ने विदेशी मिट्टी पर अपने दुश्मनों की टारगेट किलिंग्स के लिए अपना नाम इतिहास के पन्नों पर सफलता से दर्ज किया है। ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि इंडियन के इंटेलिजेंस ऑफिशियल सऊदी पत्रकार और असंतोष जमाल खशोगी की हत्या का भी अध्ययन कर रहे हैं। इस रिपोर्ट में उनको कोट करते हुए कहा गया कि सऊदी ने जो किया वो बहुत प्रभावी था। यहाँ उन्हें अपने दुश्मनों को टारगेट करने के साथ साथ दुनिया के लिए एक डरावना संदेश भी भेजा। दुनिया की हर स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल खुफिया एजेंसी बिल्कुल यही करती है, क्योंकि हम भी जब तक अपने दुश्मनों के ऊपर हैं, इस पावर को एक्सरसाइज नहीं करेंगे तब तक हमारे दुश्मन उसका गलत फायदा उठाते रहेंगे। इतना ही नहीं, ये रिपोर्ट ऐसी बहुत सी टारगेट किलिंग को कोट करते हुए उसमें इंडिया के लिंक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करती है। एग्जाम्पल के लिए जाहिद अंखुद, जिसने दोषी कश्मीरी आतंकवादी जहूर मिस्त्री की मदद की थी, वो हाल ही में रॉ के निशाने पर है। इस रिपोर्ट के मुताबिक रॉ ने कई महीनों तक अंखुद की गतिविधियों और लोकेशन को कैप्चर किया और फिर एक स्पष्ट संयोग के लिए उसे टारगेट किया गया। उसी तरह इस रिपोर्ट के मुताबिक जैश ए मोहम्मद का कमांडर और इंडिया का सबसे कुख्यात आतंकवादियों में से एक सवाहिदी लतीफ आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर बशीर अहमद पीर और इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी सलीम रहमानी की हत्याओं को भी कथित तौर पर रॉ के द्वारा यूएई से कोऑर्डिनेट किया गया। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि सभी हत्याओं के दौरान पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन्हें सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसका मेन कारण यही है कि टारगेट में ज्यादातर नाम कुख्यात आतंकवादी या फिर गैर कानूनी आतंकवादी समूहों के सहयोगी हैं। बहुत से केस में इन लोगों के नाम इंडिया के सबसे घातक आतंकवादी घटनाओं से जुड़े थे, जिन्होंने कई 100 लोगों की जान भी ली थी, और पाकिस्तान बहुत पहले से इनके आश्रय के दावों को नकारता आया है। इसलिए इनकी मौत को लेकर बहुत लिमिटेड पब्लिक इंफॉर्मेशन बाहर आ पाई है। लेकिन अगर सिक्के के दूसरे पहलुओं पर गौर करें तो इस रिपोर्ट में एक इंडियन इंटेलिजेंस को कोट करते हुए बोला गया है कि 2019 में हुए पुलवामा हमले ने ऐसे ही और भी कई हमलों के डर को पैदा किया था। इंटेलिजेंस के हवाले से ये खबर थी कि 2008 जैसी मुंबई बमबारी के तरह से आतंकवादी कई हमलों की योजना बना रहे हैं। ऐसे में जहां चीजों को डील करने के लिए पहले इंडियन एजेंसी का दृष्टिकोण आतंकवादी हमलों को विफल करना होता था, और इसी की बदौलत भारत सरकार ने कश्मीर में आतंकवादी नेटवर्क के नंबरों को काफी हद तक कम भी किया है। लेकिन आज यहाँ इससे भी बड़ी प्रॉब्लम पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर्स की है, जो दिन रात भारत के खिलाफ आतंकवादी हमलों की योजना बनाते हैं और भारत की सुरक्षा पर एक बड़ा जोखिम थोपते हैं। इसको जानते हुए हम हाथ पर हाथ रखकर कोई दूसरा मुंबई अटैक या पार्लियामेंट अटैक का इंतजार नहीं कर सकते। द गार्डियन की रिपोर्ट से पहले लास्ट नवंबर में अमेरिका की ओर से भी कुछ इसी तरह की खबरें आई थी, जब अमेरिका गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी कि उनके फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अमेरिकी धरती पर अमेरिका बेस्ड खालिस्तान अलगाववादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या के प्रयासों को विफल कर दिया। और कुछ समय बाद ही अमेरिकी गवर्नमेंट ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को पन्नून की हत्या की साजिश से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही अमेरिका और इंडिया के अधिकारी बारीकी से इस केस पर काम कर रहे हैं। इसके जवाब में भारत ने पन्नून हत्या की साजिश की जांच के लिए एक जांच आयोग भी स्थापित किया था। मार्च 2024 में भारतीय अधिकारियों ने इस कमेटी की कंक्लूजन को अपने अमेरिकी काउंटर पार्ट को सबमिट कर दिया। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक रिपोर्ट में सामने आया कि इस हत्या की साजिश में कुछ दुष्ट अधिकारी शामिल थे, जिनको इंडिया गवर्नमेंट ने ऑथराइज नहीं किया था। फिलहाल यूएस के फॉरेन डिपार्टमेंट ने इस मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पर ये बड़ा सवाल है कि क्या यूएस का न्याय विभाग रिपोर्ट के दावों को स्वीकार करने के लिए तैयार होगा, क्योंकि वो जल्द ही निखिल गुप्ता का ट्रायल शुरू करने जा रहे हैं। इसे थोड़ा और पीछे जाएं तो पिछले साल कनाडा ने भी इंडिया के ऊपर ऐसा ही एक आरोप लगाया था और अपने लिए एक बड़ा ब्लंडर क्रिएट किया था, जब कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने अनाउंसमेंट की कि कनाडाई सरकार के पास विश्वसनीय सबूत हैं। तो जून 2023 में कनाडा की धरती पर खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की मौत हुई, तो उसमें भारतीय खुफिया के एजेंट जिम्मेदार हैं। भारत और कनाडा के संबंध पहले से ही अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। उनके बीच आरोपों ने स्थिति को और भी खराब कर दिया। इतना ही नहीं, आरोपों के बाद डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल तोड़ते हुए कनाडा ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा से निष्कासित कर दिया। कनाडा की फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जॉली ने इंडियन डिप्लोमेट को कनाडा में इंडियन इंटेलिजेंस का हेड बताते हुए ऐसा किया और ये भी कहा
कि पीएम ट्रूडो ने ये आरोप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के साथ डिस्कस किए थे और ये अपकमिंग यूएनजीए के सेशन में चर्चा का अहम मुद्दा होने वाला है। यहाँ भारतीय अधिकारियों ने कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों को बेतुका बताया और इंडियन डिप्लोमेट के निष्कासन के जवाब में इंडिया ने भी कनाडाई डिप्लोमेट को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय का कहना है कि ये आरोप खालिस्तानी आतंकवादियों से ध्यान भटकाने के लिए लगाए जा रहे हैं, जिनको कनाडा में सेफ शेल्टर दिया जाता है और जो वहां बैठकर भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को खतरा पैदा करता है। हालांकि जस्टिन ट्रूडो ने अपने बयानों में कहा है कि वो भारत को भड़काना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये गौर करने वाली बात है, आज तक कनाडा ने अपने लगाए आरोपों और दावों के सबूत नहीं दिए हैं। खैर, अब हम द गार्डियन की रिपोर्ट पर वापस आए तो आपको एक बार फिर से याद दिला दे कि भारत के विदेश मंत्रालय ने सभी आरोपों को साफ साफ नकार दिया है। वो कहते हैं कि ये सब झूठा और एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है और जैसे कि भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जी पहले ही भी कह चुके हैं कि दूसरे देश में टारगेट किलिंग भारत सरकार की नीति नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ फिलहाल भारतीय सरकार की स्थिति साफ हो चुकी है, लेकिन अगर गौर करें तो यहाँ उसके बावजूद ऐसे कई मुद्दे निकल कर आए हैं जो हमें इन किलिंग के लीगल वियाबिलिटी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। आइए अब उस पर एक नजर डालते हैं। हाउ इंटरनेशनल लॉ डिफाइन टारगेट किलिंग्स। दोस्तों, अगर इंटरनेशनल रूल एंड लॉ की बात करें तो उनमें टारगेट किलिंग की कोई क्लियर लीगल डेफिनेशन नहीं है, लेकिन परंपरागत रूप से किसी देश के लिए द्वारा टारगेट किलिंग में 3 फैक्टर को कंसीडर किया जाता है। ये पहला फैक्टर है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी द्वारा उसकी इंटरनेशनल लेवल पर नामित आतंकवादियों की लिस्ट में क्या वो शामिल है। दूसरा ये देखा जाता है क्या उस व्यक्ति को सीधे पकड़ना या उसे देश के कानून के आगे पेश करना और उसे न्यायिक कार्रवाई में शामिल करना असंभव है। और यहाँ तीसरा फैक्टर जो देखा जाता है वो ये है क्या वो टारगेट अब भी किसी आतंकवादी गतिविधि में शामिल है और क्या वो आगे भी देश और दुनिया की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है। जब कोई देश किसी आतंकवादी को शरण देता है और उसके खिलाफ कार्रवाई करने से मना कर देता है तो पीड़ित देश के पास बहुत लिमिट ऑप्शन ही बचते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में फिलॉसफी के प्रोफेसर सैम मिलर ने अपने रिसर्च पेपर टारगेट किलिंग में कहा कि कनाडा का क्षेत्र अधिकार सेटिंग एक ऐसा ही उदाहरण है जहां उन आतंकवादियों के खिलाफ कानून का प्रभावी इन्फोर्समेंट नहीं होता जो भारत जैसे उदार लोकतांत्रिक राज्य के खिलाफ गंभीर आतंकवादी हमलों की योजना और साजिश करते हैं। खैर, अपने क्राइटेरिया पर वापस आए तो यदि ये तीनों फैक्टर किसी टारगेट इंडिविजुअल के केस में सही साबित होते हैं तो अक्सर बहुत से देशों में प्रीएम्प्टिव फैशन के खिलाफ घातक बल का उपयोग करना पसंद करते हैं। इनको इतने सटीक तरीके से अंजाम दिया जाता है जिससे हर तरह से कोलैटरल डैमेज, सिविलियन किलिंग या सेल्फ हार्म को अवॉइड किया जा सके और इसी को टारगेट किलिंग्स भी कहा जाता है। लेकिन हमलों में केवल अनुपातिक बल के साथ ही आगे बढ़ना जारी रखा जाता है। कहते हैं हर राज्य को अपनी सैन्य आवश्यकता और मानवता के साथ संतुलन बनाना जरूरी है। यहाँ इन किलिंग का दूसरा फैक्टर सेल्फ डिफेंस की सुपरमेसी पर बेस होता है। इन टारगेट किलिंग को तभी परमिट किया जा सकता है जब टारगेट की पहचान को लेकर मजबूत और प्रेरक जानकारी मौजूद होती है या फिर अगर वो मिशन आतंकी कार्रवाई पर अंकुश लगाने के लिए तैयार हो जाता है। फॉर्मर इंडियन एम्बेसडर श्री राकेश सूद कहते हैं कि अमेरिका द्वारा ओसामा बिन लादेन की हत्या भी टारगेट किलिंग की श्रेणी में ही आता है क्योंकि उसने माउस के मामले में भी ये तीनों बॉक्स टिक होते नजर आ रहे हैं। हमारे इतिहास में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं जहाँ 3 बॉक्सों के टिक होते हैं और वहाँ वो अपनी हिट लिस्ट में मौजूद आतंकवादियों को टारगेट किलिंग को अंजाम देते हैं। एम्बेसडर बताते हैं कि जब ये तीनों शर्तें पूरी होती हैं तो वहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी में हंगामा और रोना कम होता है, लेकिन जब इनमें से कोई पूरा नहीं हो पाता तो किसी भी मामले में इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म बढ़ जाता है। लेकिन किसी देश के द्वारा इन तीनों फैक्टर की अवेलेबिलिटी को जस्टिफाई करना सब्जेक्टिव टास्क होता है क्योंकि उसके बावजूद भी एक्सपर्ट ये कहते हैं कि दुनिया में इसकी प्रतिक्रिया को लेकर बड़े पैमाने पर दोहरे मापदंड देखने को मिलते हैं। इतिहास के पन्नों को अगर हम पलट कर पीछे देखें तो दुनिया के बहुत से ताकतवर देश और उनकी खुफिया एजेंसी उन पर पोटेंशियल थ्रेट पोज वाले आतंकवादियों को दूसरे देश में जाकर खत्म करने आई हैं। अब उदाहरण के लिए अमेरिका ने 2011 में पाकिस्तान में जाकर 9/11 हमले के मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को खत्म किया था। अब से कुछ समय पहले अमेरिका ने ईरान के सैन्य प्रमुख कादिर सुलेमानी और पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस के हेड अल मुहाडिस के साथ भी ऐसा ही किया था। उसी तरह उसने यमन में कट्टरपंथी इस्लामी उपदेशक अनवर अल अवलाकी को कनाडाई तकनीक का उपयोग करके टारगेट बनाया। 1947 के बाद से
CIA ने इस्लामिक देशों और दक्षिणी अमेरिकी देशों में टारगेट किलिंग का एक लंबा रिकॉर्ड कायम किया। उदाहरण के लिए शीत युद्ध के दौरान भी क्यूबा के तानाशाह फिदेल कास्ट्रो के खिलाफ 7 विचित्र हत्या के प्रयासों को अंजाम दिया गया और 9/11 के हमले के बाद के दौर में टारगेट किलिंग और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। उस दौर में अमेरिका दुनिया के हर कोने में अत्याधुनिक तकनीक की मदद से घातक ड्रोन हमले और बाकी सभी तरह के हमलों को अंजाम दे रहा था। अमेरिका के हमलों के द्वारा नागरिक और गैर नागरिक सभी को टारगेट किया जाता था। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका ने बहुत से मामलों में टारगेट किलिंग में बिना किसी एडिकेट जस्टिफिकेशन के किया, लेकिन उसको कोई जवाबदेह नहीं ठहराया क्योंकि उस वक्त अमेरिका पावरफुल कंट्री था, जो अब भी है। अमेरिका में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने कहा था कि आतंकवादी दुनिया के जिस भी कोने में छिपा होगा, अमेरिका हर उस कोने में जाकर युद्ध करेगा, क्योंकि इसको आत्मरक्षा कहते हैं। और UN चार्टर के चैप्टर 7 ऑन एक्शन विद रिस्पेक्ट टू थ्रेटन टू द पीस, ब्रीचेस ऑफ द पीस एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन का आर्टिकल 51 राइट ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ डिफेंस की बात करता है। उसी तरह इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद दुनिया भर से इजराइल विरोधी आतंकवादियों को चुन चुन कर खत्म करती आई है। उदाहरण के लिए म्यूनिख नरसंहार के बाद 11 इजरायली खिलाड़ियों की मौत का बदला लेने के लिए ऑपरेशन भगवान का क्रोध को अंजाम दिया गया और ये मोसाद का सबसे पॉपुलर टारगेट किलिंग ऑपरेशन में से एक था। यहाँ तक कि ये शब्द टारगेट किलिंग सही मायने में 2000 में दूसरा इंतिफाद के बाद ही व्यापक रूप में आने लगा, जब इजराइल प्रीएम्प्टिव टारगेट किलिंग की नीति को सार्वजनिक रूप से रेखांकित करने वाला पहला देश बना। इजराइल के मामले में अमेरिका उसे स्ट्रांगली सपोर्ट करता आया है, लेकिन जब इसके आरोप इंडिया या रशिया पर लगाए जाते हैं तो उनको पश्चिमी देशों द्वारा खूब आलोचना मिलती है या फिर सैंक्शन इम्पोज किए जाते हैं। अब हम आते हैं अंतिम फैसले पर। तो दोस्तों, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डबल स्टैंडर्ड और हिपोक्रेसी को देखने के बाद अगर हम भारत के मामले पर वापस आएं, तो एक्सपर्ट का कहना है कि क्रिटिसिज्म को डील करने का एक तरीका है इनको इग्नोर किया जाए, लेकिन ये लोकतांत्रिक देशों के उभरते संबंधों के लिए बेहतर नहीं होगा। इसको हल करने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन के डिफरेंट कम्युनिकेशन चैनल को यूज किया जाना चाहिए। दोस्तों, यहाँ हमें एक खास बात पर गौर देना होगा कि लोकतंत्र बहुत सी जुबान बोलता है, क्योंकि कई लोकतंत्रों में कई निर्वाचन क्षेत्रों के पास अपनी बात आगे रखने का अधिकार होता है। किसी भी समाज के एक वर्ग द्वारा कही गई कोई बात दो देशों के रिलेशन को रिफ्लेक्ट नहीं करती है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि वैश्विक शक्तियां खुद के लिए अलग अलग मानक बनाती हैं और दूसरों के लिए दूसरे मानक बनाती हैं। परंतु यहाँ एक चेतावनी है कि इंटरनेशनल स्टेज पर भारत का उत्थान नैतिक सिद्धांत का समर्थन हुआ है और भारत ने इस तरह के इंटरनेशनल ऑपरेशंस के साथ डिस्टेंस एंड डिनाइबिलिटी मेंटेन रखी है। इसमें अगर हमारी सरकार अपने दावों को सार्वजनिक रूप से स्वीकार करती है तो हमें उसके डिप्लोमेट सपोर्ट के साथ तैयार रहना होगा। यहाँ कुछ और एक्सपर्ट ये कहते हैं कि यहाँ हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का इंटरनेशनल सपोर्ट और इकोनॉमिक स्टैंड इन सभी का जवाब खुद ब खुद दे सकती है। लेकिन दूसरे एक्सपर्ट का ग्रुप ये कहता है कि इसके लिए हमें अपनी इंटरनेशनल इमेज और स्ट्रेटेजी मैसेज को पुल अप करने की जरूरत है। हमें इसके लिए एक प्रमुख PR एक्सरसाइज की जरूरत है, इसलिए नहीं कि दूसरी महाशक्तियां ऐसा ही करती हैं। हमें भारत के राष्ट्रीय हित, भारत की संप्रभुता और अखंडता की सुरक्षा की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ये था आज की चर्चा का विषय। इस मुद्दे पर आपका क्या विचार है, हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।